श्योर और मैग्रॉन इस वक्त जंगल में थे। हाँ वैसे दूसरा सिटी के जंगल को तो वो लोग ढूंढ नहीं पाए, इसलिए वो लोग अपनी बहन को कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे के, जिसे दे के उसकी बहन हवा जैसे खुश होती है वैसी खुश हो जाती है। और उसके बाद श्योर और मैग्रॉन वो दोनों प्राचीन समय में आ गए थे, जहाँ पर जंगल में उन दोनों को एक अजीब सी हलचल सुनाई दी थी। अरे यार, मैंने अपनी दीदी को अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। मैं तो सीढ़िया के साथ घूमने लगा था और श्योर वो मैग्रॉन कहता, हाँ पता है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दीदी ने मुझसे पूछा कि वो और चिड़िया कितने देर तक घूमे, क्या किया क्या नहीं किया, सारी चीज़ें पूछने लगी। उन्हें पता था कि तुम कहाँ घूम रहे हो। मैग्रॉन श्योर कहता, क्या ये क्या बोल रहे हो श्योर। वो मैग्रॉन कहता, हाँ तुम्हारी बहन कैमरेज में तुम्हें देख रही थी हॉस्पिटल के बाहर तो। मैग्रॉन वो श्योर कहता, वो शिट, मेरी दीदी कुछ गलत ना समझे। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता, अच्छा ठीक है वो छोड़ो, ये आवाज़ कहाँ से आई वो देखो। श्योर वो मैग्रॉन की आवाज़ सुनता है और देखते देखते वो लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं और नीचे का नजारा देखने लगते हैं जहाँ से वो आवाज़ आई थी। वो आवाज़ जहाँ से आई थी वो वहाँ पर इस वक्त कुछ लोग दिख रहे थे श्योर को और मैग्रॉन को। ये तो राजकुमार निवास है, ये यहाँ क्या कर रहा है और ये लोग कौन है? हम्म, ये कबीले के लोग तो नहीं, ये कहीं बाहर से आए हैं। श्योर वो निवास और उन लोगों को देखते हुए कहता, सुनो, तुम सभी को करना यह है कि राजकुमार रश्मि को चुपचाप उसके कमरे से उठवाना है, उठाकर सीधे यहाँ से कम कुछ किलोमीटर दूर जाना। इसके बाद मैं आऊँगा और अपनी प्यारी राजकुमारी को, मतलब उस प्यारी रश्मि को अपने साथ ले जाऊँगा। तो और हाँ, एक बात याद रखना, तुम में से किसी ने भी उसे गंदा किया तो मैं, वो निवास उन लोगों को देखते हुए कहता, राजकुमार निवास, आप घबराइए मत, हम आपकी चीज़ को कभी छुएंगे नहीं। आपको हम पे इतना भरोसा नहीं है? दूसरा आदमी वो निवास से कहता, "हम्म, भरोसा है तभी तो तुम लोग को ये काम दे रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि मैं, पता नहीं क्यों मेरे पिताजी उन सभी के सामने इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं। असल बात यह है कि राजकुमार रश्मि को यहाँ के महाराज ने एक तरीके से इतने समय से छिपा रखा था। राजकुमार रश्मि के बारे में करीब 1 साल पहले से ही सभी को पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ इस छोटे से बेकार से कबीले में एक इतनी ज़्यादा सुंदर राजकुमारी रहती है कि वो किसी को भी पागल कर दे। तभी से सारे राजकुमार और काफ़ी सारे महाराज उस राजकुमारी को हासिल करने के लिए निकले तो थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे और ना ही वो यहाँ आए। अजीब बात है ना। शायद मेरे पिताजी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कबीले के पास आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिससे राजकुमार रश्मि हड़बड़ बच जाती है। इसलिए मैं जो काम करना है मैं शांति से करूँगा। मेरे पिताजी को जो करना है करते रहे, लेकिन मैं अब नहीं रुक सकता। रश्मि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और उसे अपने सामने देखकर मैं पागल होने जा रहा हूँ। जाओ और अपना काम करो। वो राजकुमार निवास इतना कहता, अच्छा कमीनो, ये बात है, क्या बोलते हो, इस राजकुमार निवास और इन सभी को यहीं टनका दें? बैकग्राउंड श्योर्स कहता, नहीं, मुझे जानना है उस पावर के बारे में। 1 साल से आखिर कौन सी ताकत है जिसने रश्मि और बाकी सभी को बचा के रखा है यहाँ पे? अजीब बात है ना। ये सुन के मुझे भी अजीब लग रहा है। वैसे मैंने राजकुमार रश्मि को उस समय तो डरते हुए देखा था उस भेड़िए कबीले वाले के सामने, उस भेड़िए कबीले के राजकुमार के सामने, लेकिन उस समय वो बेचारी लाचार थी इसलिए उसे अजीब लग रहा होगा, इसलिए वो डरी होगी। लेकिन अजीब बात यह है कि इस राजकुमार निवास और उस महाराज के सामने भी रश्मि डरती नहीं है। ये अजीब बात नहीं है। मैग्रॉन तुम्हें क्या लगता है? श्योर मैग्रॉन कहता, वो छोड़ो पहले उनका पीछा करते हैं। मैग्रॉन श्योर कहता, और देखते देखते श्योर और मैग्रॉन उन लोगों का पीछा करने लगते हैं जो लोग रश्मि को किडनैप करने गए थे। वो लोग रश्मि के दरवाजे के, मतलब उस खिड़की के ठीक नीचे आ जाते हैं पीछे से, और ऊपर चढ़ने के बाद वो उन सभी को रश्मि के कमरे के अंदर जाते हुए देखते रहता है। इतने हरामी लोग हैं। इन सभी को छे श्योर, उसे तो उस राजकुमार निवास और बाकी लोगों से घिन आती थी जो कि रश्मि को किसी खिलौने की तरफ इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। देखते देखते वो 10 के 10 लोग रश्मि को एक अजीब से बोरी में पैक करते हैं और सीधे बाहर निकलते हैं और सीधे जंगल की तरफ भागने लगते हैं। श्योर और मैग्रॉन तेजी से उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, मतलब उन 10 लोगों का पीछा करने लगते हैं। करीब 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो लोग रुकते हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ रुक सकते हैं, अब हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ, वो एक आदमी इतना कहता है और उस बोरी को नीचे रखने के बाद उस बोरी के ऊपरी हिस्से को खोलता है जहाँ से खूबसूरत लड़की का चेहरा बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। एक एक किडनैपर आगे आता है और रश्मि के सामने बैठता है। वो लड़की, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम अपने बालों को ठीक कर रही हो? वो किडनैपर रश्मि को देखते हुए कहता,
और रश्मि वो तुरंत ही अपने हाथ को आया करके उस किडनैपर के हाथ पे एक जोरदार तमाचा मारती, क्योंकि वो किडनैपर अपने हाथों को रश्मि के पास ले जा रहा था। ओए मत, दिमाग तो खराब नहीं है, तो पता तो है ना कि तुम क्या कर रहे हो। राजकुमार निवास ने क्या कहा है पता है ना, इसे हम छू नहीं सकते। वो आदमी, वो उसी आदमी से कहता जो कि रश्मि के पास जाने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो भी, वो किडनैपर इतना कहता रश्मि के बगल में बैठ जाता। वैसे भी तुम्हें क्या लगता ये कुछ बोल पाएगी? बेचारी गूंगी है, हम इसके साथ जो भी करें ये बेचारी किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता राजकुमार निवास के हम जितनी भी गुलामी कर लें, क्या उतनी गुलामी करने के बावजूद हमें इतनी सुंदर लड़की मिलेगी? वो किडनैपर सामने मौजूद बाकी किडनैपर्स से कहता, और वो सारे किडनैपर्स कुछ सोचने लगते हैं। ऐसे कह तो तुम ठीक रहे हो, उस निवास के चक्कर में हमें न जाने कितनी बार फंसना पड़ा, और वो इस बार हमसे ये उम्मीद कर रहा है कि इतनी सुंदर लड़की हम उसके हाथ से जान देंगे। इतनी अजीब बात है राजकुमारी, तुम इतनी सुंदर हो, लेकिन तुमने कभी सोचा होगा कि कुछ छोटे मोटे फालतू काम करने वाले लोग तुम्हारे पास आएंगे? और वो किडनैपर इतना कहते हुए रश्मि के चेहरे के पास अपने हाथ को ले जाने लगता है, लेकिन रश्मि अभी भी नहीं डर रही थी। अगले ही सेकंड वहाँ किसी की दहाड़ने की आवाज़ आती है। अगले ही सेकंड सारे किडनैपर जो रश्मि के पास बैठने की कोशिश करने वाले थे वो खड़े हो जाते हैं, और अगले ही सेकंड वो लोग रश्मि को फिर से उसी बोरी में पैक कर देते हैं। यहाँ एक बीस्ट है, भागो! इतना कहने के बाद वो सभी लोग तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। श्योर है क्या करना है? मैग्रॉन श्योर कहता, नहीं अभी के लिए वो बीस्ट भी आसपास है, शायद उस बीस्ट की ताकत ज़्यादा है। उसके दहाड़ने की आवाज़, उसके अंदर उसका ताकत या फिर उसका ऑरा छिपा हुआ है जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ मोटे कीड़े की वजह से। इसलिए अभी के लिए हम इनका पीछा करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, रश्मि को हमें बचाना है बस। श्योर, वो मैग्रॉन कहता है। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन उन लोगों का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर कुछ दूर जाने के बाद जो वो लोग भाग रहे थे और उनके भागने की आवाज़ें ज़मीन पर गूंज रही थी। अगले सेकंड वहाँ पर किसी और के भागने की आवाज़ भी गूंजती है, जो कि भारी थी। थम थम की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ वहाँ पे उन आवाज़ों के साथ मिक्स होने लगती है। ये क्या, वो बीज तो काफ़ी करीब आ गया, वो किडनैपर इतना कहता है। अगले सेकंड वो लोग रुकते हैं, क्योंकि उन सभी के ठीक सामने जो अंधेरा था, अंधेरा जंगल, उसके अंदर एक अजीब सी हरी आँखें थी। वो दो अजीब हरी आँखें वो खुलती हैं, और देखते देखते वो थोड़ी ऊपर जाने लगती है। ऊपर जाते जाते वो बीस्ट उसकी आँखें ऊपर जाए जा रही थी। ये तो काफ़ी बड़ा है, भागो यहाँ से, हमें फैलना होगा। वो सभी किडनैपर्स इतना कहते हैं और तेजी से मुड़ के भागने लगते हैं। जिस किडनैपर के कंधे पे रश्मि लटकी हुई थी, वो बोरी उसके हाथों से छूट जाती है और वो उस बोरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अगले सेकंड वो अजीब सा मॉन्स्टर, उसकी टांगें उस अंधेरे से बाहर निकलती है और सीधे उस किडनैपर के ऊपर जाके गिरती है। जिसके बाद वहाँ का नज़ारा देखने के लिए तो सभी लोग वहाँ खड़े नहीं थे। नज़ारा देखते ही सभी लोग वहाँ से सरकने की कोशिश कर रहे थे और भाग रहे थे। देखते देखते वहाँ पर चांद की रोशनी आती है, जहाँ पर वो अजीब सा बीस्ट सभी को दिखाई देता, एक म्यूटेंट टी-रेक्स। श्योर हैरानी से कहता, जरा ठीक से देखो, उसके नाखून, उसके दांत, उसके सर पे जो टेंटिकल्स हैं उस पर भी हरे रंग, मतलब पॉइजन एलिमेंट है, इसके पास पॉइजन एलिमेंट है। मैग्रॉन भी स्माइल के साथ कहता, हैरानी से कहता, लेकिन रश्मि मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। श्योर इतना कहता। अगले सेकंड श्योर ये देखता है कि वो टी-रेक्स वो तेज़ी से भागते हुए आगे जा रहा है। लगता है ये बाकी किडनैपर्स के पास जा रहा है। रश्मि को उसने छोड़ दिया क्योंकि रश्मि अकेली है, एक तरीके से बोरी बंद है, शायद उसने उसे देखा ना हो या फिर उसे ज़्यादा खाना चाहिए होगा, इसलिए वो श्योर इतना कहता है। तुरंत रश्मि के पास पहुँचता है और उस बोरी को खोल देता है। रश्मि ठीक हो? श्योर वो आगे पीछे देखते हुए कहता है कि कहीं वो टी-रेक्स वापस ना आ जाए। रश्मि वो स्माइल के साथ एक लंबी सांस लेती है, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा हो। आपको बोरी के अंदर से परेशानी, एक मिनट, बोरी के अंदर तुम्हें परेशानी हो रही थी? तुम्हारे अंदर दिमाग है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला था? पागल हो गए हो? श्योर वो रश्मि को एक थप्पड़ मारते हुए कहता, हाँ उसने हल्का सा थप्पड़ मारा था, लेकिन रश्मि तो अपने मुंह को खोले श्योर को देख रही थी और इस सिचुएशन में भी वो प्यारी लग रही थी। अरे हमें यहाँ से निकलना होगा, श्योर इतना कहता है और रश्मि को तुरंत ही अपनी गोद में उठा लेता। रश्मि लगातार श्योर की आंखों में देखे जा रही थी। श्योर वो रश्मि को देखता, ज़्यादा नाटक मत करो राजकुमारी, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पे थप्पड़ नहीं मार सकता हूँ, थोड़ा सा थप्पड़ मारा है, उसे गुस्सा मत हो। श्योर वो रश्मि को समझाते हुए कहता, वरना रश्मि तो बाप रे बाप उसकी फील्डिंग सेट करवा देगी। देखते देखते श्योर जैसे ही वहाँ पलट के जाने लगता, अगले सेकंड वो खतरनाक फटीक श्योर के चेहरे के सामने था, जहाँ पर वो अपने बड़े बड़े चेहरे के साथ श्योर के बॉडी को सूंघ रहा था और गुर्रा रहा था। श्योर उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, जैसे कि वो खतरनाक सी पावर श्योर को वहाँ से हिलने ना देना चाहती हो।
रश्मि वो शौर्य के सीने पे 2-3 बार अपने हाथों से मारती। शौर्य की नज़र वो रश्मि के पास जाती। अभी नहीं, मैं हिल नहीं पा रहा। शौर्य वो रश्मि से कहता और रश्मि वो शौर्य के गोद से उतरती है और उस टीरेक्स के पास जाके उसके चेहरे को सहलाने लगती। शौर्य अगले सेकंड उसकी पूरी बॉडी रिलीज हो जाती है और वो ठीक हो जाता। हे भगवान, ये मुझे क्या हुआ था? शौर्य वो हैरानी से कहता, तुम्हारे साथ हुआ ये था कि उसका खतरनाक ऑरा वो तुम्हारे ऑरा के ऊपर दब गया था एक तरीके से। तो एक तरीके से उसकी प्रेजेंस हमारी प्रेजेंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन रश्मि वो मैग्रॉन शौर्य से कहता और शौर्य तुरंत ही रश्मि को देखता जहाँ पर वो उस बड़े से टेक्स के बड़े से सर को सहलाने की कोशिश कर रही थी। पागल हो गई हो, शौर्य इतना कहता और रश्मि के पास तुरंत ही भाग के जाने लगता। जहाँ पर वो टीरेक्स तुरंत ही मुड़ता और शौर्य को गुर्राते हुए देखने लगता। रश्मि तुरंत ही उस टीरेक्स के सामने आती और उसे कुछ समझाने लगती। वो टीरेक्स रश्मि के गालों पे एक थप्पड़ का निशान देखता जो कि हल्का सा लाल रंग का चमक रहा था। वो टीरेक्स गुस्से से शौर्य को देखता क्योंकि उसे थप्पड़ की आवाज़ आई थी, इसलिए तो वो यहाँ जल्दी आया था और शौर्य उसके पास खड़ा था, मतलब ये थप्पड़ शौर्य ने उसे मारा। वो टीरेक्स देखते देखते गुर्राने लगता और रश्मि के रुकने पर भी नहीं रुकता। रश्मि तुरंत ही शौर्य के बगल में जाती है और उससे गले लगा लेती है, जैसे कि वो उस टीरेक्स को ये दिखा रही हो कि शौर्य उसका दोस्त है। वो टीरेक्स ये सब देखने के बाद शौर्य के पास जाता और अपनी आंखें बंद कर लेता। रश्मि वो शौर्य का हाथ पकड़ती है और उसे एक तरीके से उस टीरेक्स को छूने के लिए कहती है, ना बाबा ना, ये तुम्हारा नहीं। शौर्य वो रश्मि से कहता। रश्मि वो अपने हाथ को तेजी से घुमा के शौर्य को थप्पड़ मारती। हाँ ठीक है, शौर्य इतना कहता और उस टीरेक्स को सहलाना शुरू कर देता। कमीनी कहीं की, बदला लेने के लिए तुमने मुझे जोर से थप्पड़ मारा है, देखना मैं फिर से बदला लूंगा। शौर्य रश्मि से कहता और रश्मि हंसने लगती। देखते देखते रश्मि वो उस टीरेक्स के ऊपर चढ़ जाती और शौर्य को भी हाथ देती। मैं कूद आ सकता हूँ, शौर्य इतना कहता और कूद कर उस टीरेक्स के ऊपर चढ़ जाता। उस टीरेक्स के सर पे ऊपर चढ़ने के बाद शौर्य ये देखता है कि वहाँ पे 2 टेंटिकल्स हैं जो कि लंबे लंबे फैल सकते हैं। मैग्रॉन भी वहाँ आ जाता। क्या इसने सभी को मार दिया? शौर्य रश्मि से कहता और रश्मि अपने सर को हाँ मिलाती। मानना पड़ेगा इस टीरेक्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये इतनी जल्दी यहाँ आया, इतनी जल्दी सब कुछ करके, जबकि वो लोग चारों डायरेक्शन में फैले हुए थे। क्या इसके पास स्पीड वाली पावर है? मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड है ना? शौर्य रश्मि से कहता, रश्मि अपने सर को हाँ मिलाती। वैसे ये तुम्हारा दोस्त बना कब? शौर्य ये तो समझ चुका था कितने समय से रश्मि और रश्मि के कबीले को बचाने वाला यही टीरेक्स था, लेकिन इस टीरेक्स की कहानी रश्मि ने बताई नहीं शौर्य को। रश्मि वो शौर्य को कुछ इशारे करती है जैसे कि वो ये कह रही हो कि बाद में। देखते देखते वो टीरेक्स चलना शुरू करता और देखते देखते वो काफ़ी तेज हो जाता है, यहाँ तक कि शौर्य को उस टेंटिकल को पकड़ के लटकना पड़ गया था, वो पीछे उड़ रहा था। रश्मि वो कुछ देर बाद उस टीरेक्स के बॉडी से गिरने लगती और अगले ही सेकंड वो टीरेक्स स्लो हो जाता है। बाप रे बाप, हम गिरे मरे, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रश्मि थोड़ा सा लड़खड़ा क्या गई, वो तुरंत ही रुक गया। शौर्य वो उस टीरेक्स को देखते हुए कहता। अगले ही सेकंड वो लोग काफ़ी देर तक रात में इधर उधर ट्रैवल करते हैं। कबीले का रास्ता नहीं याद है क्या? शौर्य मैग्रॉन से कहता और मैग्रॉन अपने सर को ना मिलाता। रश्मि क्या तुम्हें कबीले का रास्ता नहीं? तुम तो पहली बार इतनी दूर आई हो, इस टीरेक्स को मालूम है हमारे कबीले का रास्ता? शौर्य वो उस रश्मि से कहता और रश्मि अपने सर को हाँ मिलाती। अगले सेकंड वो टीरेक्स एक अजीब सी रोशनी को देखता और उस तरफ जाने लगता है। रश्मि उस अजीब से कबीले को देखती है, अपने सर को ना मिलाती। लो गलती कर दी तुम्हारे टीरेक्स ने भी, हम लोग गलत कबीले में आ गए, तो मतलब इस गलत कबीले में हमें एक रात रहना होगा। शौर्य वो मैग्रॉन की बात सुनता जो कि यही कह रहा था। पागल हो गया हो क्या? मतलब मुझे सुबह टेलीपोर्ट करके जाना है, समझे? शौर्य मैग्रॉन से कहता, देखो टेलीपोर्ट करके तुम्हें जाना है, मैं नहीं जाऊँगा तो चलेगा, रश्मि की सुरक्षा मैं करूँगा, और जब तुम आओगे तो फिर बाद में अब वापस चल लेंगे, बाकी इस कबीले के अफवाह भी मैं देख लूँगा क्या है क्या नहीं। मैग्रॉन वो शौर्य से कहता, अच्छा ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन जहाँ तक है ये कबीला थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ये कबीला कौन से रैंक का? शौर्य मैग्रॉन से कहता और मैग्रॉन उस कबीले को अच्छे से देखने लगता। देखते देखते वो लोग उस टीरेक्स के ऊपर से उतरते हैं और टीरेक्स वो जंगल में कहीं गायब हो जाता है। तो रश्मि मेरा एक सवाल है, तुम इस टीरेक्स को बुलाती कैसे हो? शौर्य रश्मि से कहता और रश्मि हंसने लगती। हाँ ठीक है मत बताओ। गुस्से में शौर्य वो पाँव पटकते हुए कहता और देखते देखते वो लोग उसी कबीले के लिए निकल जाते जो कि अभी उन्हें दिखा था।